सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित कृति आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम वे पे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला है हमारा IB ACIO का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के कुछ ना कुछ डाउट होंगे। तो उस सब डाउट को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। इस PDF को एक कंप्लीट थ्रू आउट पढ़ देते हैं एक बार कि आखिर इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, ताकि आपके जितने भी डाउट हो सबके सब क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो IB ACIO का जो फॉर्म था, ये कब आया था भाई हमारे पास में? 2017 में आया था। क्या आया था? 2017 में आया था। और 2017 के बाद में ये क्या अब आ रहा है, देखिए, है ना? ये जो फॉर्म है हमारा अब आ रहा है हमारे पास में। तो देखिए, दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेंगी कि जो मोड ऑफ है भाई, जो फॉर्म आपको जमा करना है, वो आपको साइट मिल जाएगी www.mha.government.in पे। ऑनलाइन के थ्रू ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और जो ये पोस्ट है आपकी, देखिए, ये क्या है? ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी, नॉन गैजेटेड है, ठीक है। तो पूरा एकदम कंप्लीट थ्रू आउट पढ़ते हैं पहले इस PDF को। देखते हैं, अगर कुछ आपको इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जो टोटल पोस्ट है, देखिए, UR के लिए वो 989 है, EWS की 113 है, OBC की कितनी है भाई? 417 है, SC और ST की, मतलब टोटल इस बार कितनी है भाई? 2000 है। अगर बात करूं मैं 2017 की, तो करीबन 1300 पोस्ट थी। तो ये एक अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए कि इस साल जो है +700 क्या हो रखी है, पोस्ट क्या हो रखी है, इंक्रीज हो रखी है। जो पे स्केल है, देखिए आपका, ये क्या है कि लेवल 7 का है, 4490 से लेकर के और यहाँ तक का। अच्छा, क्योंकि ये एक फील्ड की जॉब है। देखिए, जो आपकी ACIO की जॉब होती है वो एक फील्ड की जॉब है। आप एक आप एक तरह से कहते हैं कि थोड़ा रिस्क ऑफ लाइफ होता है, लेकिन कम होता है। तो उसके लिए आपको एक अलाउंसेस मिलता है, 20% ऑफ योर बेसिक, जितना भी आपका पे होगा बेसिक, तो उस पे आपका 20% मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने 30 डेज की लीव ली है, तो उसके लिए आपकी कोई पेमेंट नहीं कटेगी, कैश कंपोजिशन मिलेगा आपको इन लिeu ऑफ ड्यूटी ऑफ परफॉर्मेंट हॉलीडेज में, जो भी हॉलीडेज रहेंगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब बात करूं मैं आगे की कि आखिर इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं। देखिए, तो जिन लोगों का 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, मतलब अगर किसी का ग्रेजुएशन 3 साल का है तो 3 साल कंप्लीट कर चुका है, या किसी का 4 साल का है, या वो 4 साल कंप्लीट कर चुका है, ये इक्विवेलेंट है भाई। समकक्ष है, मतलब उस ईयर या उस सेमेस्टर में पढ़ रहा हो, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हो, या कंप्लीट कर चुका हुआ हो, ठीक है। अच्छा, बात करूं अगर मैं आपकी एज लिमिट की, देखिए, एज लिमिट की अगर ऊपर की अगर बात आ जाएगी आपकी, तो एज जो है भाई वो 18 से लेकर के 27 तक है। तो जो लोग भी इस क्राइटेरिया में आते हैं इस एज के, वो लोग इसको फिल कर सकते हैं। SC और के लिए 5 इयर्स का क्या है भाई, रिलैक्सेबल है। और जो है OBC के लिए 3 इयर्स का है। और डिपार्टमेंट तो फिर आपका 40 इयर्स करीबन में आ जाता है। तो ये कुछ नहीं, कुछ मोटा मोटा सा है आपका, तो इसमें कुछ इतना ध्यान से देने वाली बात नहीं है। अच्छा, नीचे अगर मैं आ जाऊं, देखिए, तो यहाँ पे एक चीज कह रखी है, देखिए क्या कह रखा है। देखिए यहाँ पे अगर आप इस बी वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज, मतलब जो आपकी भाई 2000 पोस्टें हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो कोई भी न्यूज मिल सकती है आपको लास्ट के टाइम पे। खैर, वो तो आगे देखने वाली ही बात होगी। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी टेम्पररी। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या ये टेम्पररी पोस्ट है? बिल्कुल ये टेम्पररी पोस्ट है, लेकिन वो हर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर SSC की जॉब भी उठा लेंगे तो वो भी टेम्पररी होती है। वो 2 साल तक ये देखेंगे कि आपका जो काम करने का तरीका है, जो वर्क प्रोफाइल आपका डिपार्टमेंट में, वो कैसा है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको परमानेंट करेंगे, वरना वो आपके साथ में 2 साल के बाद क्या वो बॉन्ड तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली सबसे अच्छी बात है कि 2017 में सभी लोगों का लगभग ज्वाइन आ गया था, कोई ऐसा परमानेंट वाला नहीं था। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए, कि इसमें ज्वाइनिंग थोड़ा लेट भी आती है। जैसे कि आपका अगर 2020 में मान लो हमारा क्या होने वाला है, ये फॉर्म अभी आए हैं, तो 2021 मिड तक, मतलब मई या जून तक लगा लो कि आपका Tier 2 होगा इसका। तो क्या होता है कि इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें कभी कभी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते, मतलब 2000 ट्रेनिंग के लिए नहीं लिए जाएंगे। उनमें से क्या वो कुछ ले लेंगे और कुछ को क्या लेंगे, बाद में ले लेंगे। तो धीरे धीरे कंप्लीट होता है ये पूरा प्रोसेस, इसीलिए 2017 में आ रखे थे ये फॉर्म, और आप कब आए, देखिए 2020 में आ रखे हैं। तो इतना गैप इसीलिए होता है क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में जो भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो फुल हो जाते हैं, उसमें 2000 की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये अपने दिमाग में से ध्यान से हटा दीजिएगा कि ये टेम्पररी जॉब है। अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं, एक अच्छे एम्प्लॉय अगर आप बनेंगे, आप हार्ड वर्क वाले हैं भाई, कि अपने फील्ड में आप पूरा 100% दे रहे हैं,
तो गारंटेड आप लोग यहाँ पे परमानेंट जॉब पा सकते हैं, और बिल्कुल फिर जो आपकी एक सैलरी बेस पे होता है आपका पूरा का पूरा, आप वही एक गवर्नमेंट कर्मचारी की तरह लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो रखा होगा कि टेम्पररी है या नहीं है। अच्छा भाई, आगे कह रहा हूँ कि सक्सेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर कंफर्मेशन टू द पोस्ट। तो वही ट्रेनिंग पीरियड में देखेगा भाई वो कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, वो कह रहा है द एलिजिबिलिटी, अगला ई वाला देखिए, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड टू क्लोजिंग डेट। सेम टू सेम होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी आउट ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट। देखिए 9/1 को आपको जो है फॉर्म भरने की डेट अगर बंद होगी, और ये करीबन 19 तारीख से आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो उससे पहले पहले आपको अपना क्या भाई, हर चीज जो फाइनल रिजल्ट आपके कॉलेज का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई आपको लेट इसके बाद में नहीं करना। ठीक है। उसके बाद ये न्यूज़ तो आपके लिए है नहीं भाई, ईएसएम ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, कि एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग उन्होंने बता रहा है कि कैसे कैसे आपको फीस पड़ेगी। ठीक है। अच्छा देखो, सर्विस लाइबिलिटी की बात करूं तो द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, देयरफॉर कैंडिडेट्स एनी एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। भाई देखो, तो प्लीज आप ये तो सोचना बंद कर दीजिए कि आपको कोई होम स्टेट मिलने वाली है, कुछ मिलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया जो भी है भाई, ऑल ओवर इंडिया आपको पोस्ट मिल सकती है, और कहीं पे भी आपको पोस्ट मिल सकती है, और आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्ट मिल सकती है। तो जिन लोगों को ये डाउट होगा कि क्या इसमें होम स्टेट मिल सकता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं पे भी काम करने के लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं यहीं जा सकता हूँ, यहीं जाना पड़ेगा, तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है फील्ड पे। ठीक है। अच्छा देखिए, एग्जाम सेंटर की बात करूँ तो कुछ ये एग्जाम सेंटर है। ठीक है, आप लोगों ने पीडीएफ में पढ़ ही लिया होगा। अब देखिए, आप एग्जामिनेशन सेंटर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, तो हर फॉर्म में आपको पता है कि आता ही है। एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज्ड, अगर एक बार आप सेलेक्ट कर दो उसके बाद में कोई चेंज नहीं करा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर कभी बाई चांस कुछ केस आ जाए, अगर कुछ हो जाए, कुछ इश्यू बन जाए, तो आपके सेंटर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूँ इसकी, कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है भाई, कि आखिर एग्जाम क्या क्या होगा। तो देखिए, एग्जाम में क्या क्या आएगा आपके पास में, कि आपके पास में 100 क्वेश्चन होंगे पूरे, कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। और 5 आपके पास में टोटल पार्ट है उसके, और 20-20 क्वेश्चन पर पार्ट में रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस आ गया आपका, जिसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग वगैरह रहेगा आपका। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा। तो जिन लोगों की मैथ्स थोड़ा वीक होती है उनके लिए बहुत अच्छा फॉर्म है, क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत ईजी आती है। न्यूमेरिकल आपकी रीजनिंग हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल स्टडीज तो आपको पता ही है, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह जो भी आपकी जनरल स्टडीज आ गई। तो ये पेपर जो होता है आपका टीयर 1, ये 100 मार्क्स का होगा। मैथ्स थोड़ा एवरेज लेवल की आती है, ज्यादा टफ नहीं आती है, आसानी से वो लोग भी कर पाएंगे जिनकी मैथ्स नहीं है। और बात करूं मैं इसके टीयर 2 की, तो टीयर 2 में आपके पास क्या आने वाला है, देखिए एक ऐसे आएगा, और एक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव प्रिसाइज आएगा भाई। ठीक है। और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आएगा जो कि 50 नंबर का होता है आपका, जिसमें कि ऐसे होगा 30 नंबर का, और प्रिसाइज होगा 20 नंबर का। तो टोटल ये 50 नंबर का पेपर होता है, और 1 घंटे का भाई। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके कोर्स में। और बिल्कुल जो कोर्स है इसका बिल्कुल एसएससी की तरह मिलता जुलता है ना। थोड़ा मैथ्स में कोई टॉपिक नहीं होगा, लेकिन और जनरल जो भी है सारा का सारा लगभग ए टू जेड एसएससी की तरह ही पेपर बनता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं कैंडिडेट्स, अगला देखो सिलेक्शन किस प्रोसेस पे आपका, देखो कि कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर 1 एट वन ऑफ द 3 सेंटर रिलेटेड, आपको जाना पड़ेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और क्या है भाई, 1/4 है। नो मार्क्स वुड बी अवार्डेड फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, कोई मार्क्स नहीं, मार्क फॉर रिव्यू रहेगा आपका। टीयर 1 रहेगा, जो भी रहेगा जो कह रहा है वो। ठीक है। तो बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन मार्क कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्ट फॉर। अच्छा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप टीयर 1 में सेलेक्टेड हो चुके हैं, टीयर 1 में अगर आप सिलेक्शन हो चुका है, तो वो टीयर 2 में क्या करेंगे, 10 टाइम्स ऑफर नंबर। मान लो कि आपकी 2000 पोस्टें हैं, तो 10 टाइम्स मतलब कितने ले लेंगे, 20,000 लोग लेंगे। वो किसके लिए भाई, आपके टीयर 3 के लिए। ठीक है, सॉरी टीयर 2 के लिए क्या लेंगे, 20,000 लेंगे। मतलब 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी पे, 10 गुना लेंगे किसके, वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2
ऑल द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टीयर थर्ड इंटरव्यू। अब आपको पता है कि पहले आपका टीयर वन होगा, फिर टीयर टू होगा, फिर टीयर थर्ड में आपका क्या होगा भाई, देखो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है प्लस इंटरव्यू भी हो सकता है, या सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप कि पहले सेकंड टाइम पे तो सेकंड टीयर में तो 10 टाइम्स स्टूडेंट ले रहे थे, लेकिन थर्ड में क्या लेंगे, वो पूरे के पूरे 5 टाइम्स लेंगे, मतलब 5 गुना स्टूडेंट उनको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको टीयर टू में 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप 50 में से 17 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप क्या बन जाएंगे भाई, फेल हो जाएंगे, और आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा, मतलब आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 33% तो लाना पड़ेगा। अच्छा, फिर आगे की बात करूं मैं, बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर वन, टीयर टू, टीयर थर्ड, है ना, इंटरव्यू कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई तीनों को मिला करके। उसके बाद में क्या होगा, देखिए आपके पास में करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन का देखो, आपकी एक एजेंट की जॉब है ना, एसीआई आपकी जो फील्ड की जॉब है, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपने अपना काम देखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि आंखें आपके चश्मे के साथ में चल सकती है, लेकिन आपको क्या नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें कलर विजन नहीं मांगते हैं, अगर कलर विजन है आपके तो आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेडिकल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कलर, जिसका विजन है करके, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है करके, उसको प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है मेडिकल में, थोड़ी क्या वो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, तो पहली ये बात क्लियर कर देता हूँ, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है या कलर विजन जो भी है, वो लोग इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि उनको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, अच्छा, अगर आगे बात करूं मैं, द डेट सेंटर टीयर सेकंड एंड टीयर थर्ड इंटरव्यू वुड बी इंटीमेटेड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बाय ईमेल गिवन बाय, आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, टीयर सेकंड टीयर थर्ड इंटरव्यू मे नॉट बी कंडक्टेड एट ऑल सेंटर मेंशन्ड इन पैरा 4। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टीयर टू और टीयर थर्ड क्या हो होम स्टेट में हो, बाहर भी हो सकता है, वो सेंटर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऊपर जो सेंटर दिया उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं। The candidates would be required to adhere to instruction contained in admit card, call letter, tier in the जो भी है, मतलब जैसे भी आप लोग लेके चलते हैं। अच्छा देखो, रिजोल्यूशन ऑफ केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे, इन द इवेंट ऑफ इन कंबाइंड स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द टीयर वन, टीयर टू और टीयर थर्ड, सच केसेस विल बी रिसॉल्व। देखो अगर मान लो किसी का क्या हो गया, टाई अप हो गया भाई, अगर मान लो टाई अप हो गया, तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसके टीयर थर्ड के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, टीयर थर्ड के मार्क्स की बात करूं मैं, तो इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं आपसे। फिर अगर बाई चांस यहाँ भी उसका टाई हो रखा है इंटरव्यू में भी, तो टीयर सेकंड के मार्क्स देखे जाएंगे, मतलब आपके डिस्क्रिप्टिव का नंबर देखा जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में भी टाई हो गया तो उसके बाद के देखेंगे जाएंगे, उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखे जाएंगे। अगर यहाँ भी टाई अप हो गया तो डेट ऑफ बर्थ और विद ओल्डर कैंडिडेट्स, जो आपसे बड़ा होगा या आप उससे बड़े हैं, तो आपको सिलेक्शन क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आप दोनों सेम एज के हैं, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नेम से निकाला जाएगा, मतलब जो ए वाला हो जाएगा भाई उसको ले लिया जाएगा, और बी वाला वहीं रह जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर टाई अप का केस बन जाए तो कैसे वहां पे वो लोग किस तरीके से, किस सिनेरियो से आप लोगों को जज करेंगे। ठीक है, कैसे आपने अप्लाई करना है, देखो मोड ऑफ जो फॉर्म का ऑनलाइन है वो है, ऑनलाइन है जमा करने का, ऑफलाइन नहीं है। आपकी जो होम मिनिस्ट्री की साइट है हमारी mha.government.in, इस पे जाइए, वहाँ पे, या ncs.government इन पे भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे से आप क्या आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, तो कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, देखिए 19/12 से जो डेट स्टार्ट हो रखी है आपकी रजिस्ट्रेशन की, 9 तक है, 9 से प्लीज पहले पहले भर देना, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, फॉर्म ही नहीं आप लोगों का भरेगा। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देखिए, साहब कह रहे हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम में लीड टू एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड टुगेदर। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, क्योंकि जब आपका फाइनल डाटा वेरिफिकेशन होगा आपका टीयर थर्ड में, तो वहां पे आप लोग रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देना इसमें। अच्छा, आगे अगर मैं पढ़ूं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैंडिडेट स्टेप्स टू अप्लाई, देखो कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, जो होनी चाहिए आपकी, फोन नंबर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार फॉर्म वो कर दिया, क्या कर दिया भाई, जमा कर दिया, तो उसके बाद में वो एडिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन, सब कुछ आप सही से जरा भरना, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी आपने उल्टा पढ़ दिया। ठीक है, अच्छा, बात करूं मैं आगे आपकी, तो देखिए अगर मैं आगे की बात करूं आपसे कि यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, देखिए फोटो की बात करूं, पर्सनल डिटेल वगैरह आप लोग भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है,
अच्छा, और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट वगैरह आपने भरना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का क्या कह रहा है वो, लॉगिन कह रहा है वो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे कि ये फोटो का देख रहे हैं आप, यहाँ पे कलर फोटो का देखिए 35 mm का होना चाहिए और नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स। तो 12 भाई, 12 जो हफ्ते हैं उससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब 12 हफ्ते लगा लीजिए आप, 3 महीने का। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो प्लीज एक्सेप्टेड नहीं है। बैकग्राउंड भी लाइट नहीं होना चाहिए, और आपका जो 70 से 80% जो फोटो है आपकी, उसमें फेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती मत करना प्लीज आप लोग। अच्छा, और नॉर्मल एक्सप्रेशन से कह रहे कि देखना है, तो जो साइज है फोटो का 50 से 100 KB के बीच रहना चाहिए आपका, है ना। और साइड जो सिग्नेचर रहेगा उसका भी लगभग यही सेम टू सेम साइज रहेगा। अच्छा, अब बात कर देते हैं देखिए आपकी फीस की, कि आखिर इसमें फीस कितनी पड़ रही है। देखिए इस बार पता नहीं क्या हो गया है कि होम मिनिस्ट्री ने इस तरीके से बच्चों के ऊपर अत्याचार कर दिया भाई। ये तो पहले 100 रुपए पड़ा करती थी आपकी जो ऑनलाइन की फीस थी, लेकिन इस बार रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज भी आप लोगों को देना पड़ गया 500 रुपए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वाजिब है ना, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब रिक्रूटमेंट हो रहा है, अगर उसका भी पैसे हम लोग देंगे फिर तो कैसे हो जाएगा, फिर तो ठीक नहीं है ना ये चीज़ें। अच्छा देखिए, दूसरी चीज़ देखिए, आप ऑनलाइन मोड से भी पे कर सकते हैं। जो SC ST वाले हैं उनको सिर्फ रिक्रूटमेंट जो फीस पड़ेगी आपकी, है ना, उसी को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, फ्री है, और है ना, जो 100 रुपये वो पे नहीं करने हैं। तो अगर कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप इसमें हेल्पलेस भर्ती में भी आप लॉग इन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लगभग लगभग सभी चीज़ें क्लियर होगी होगी। अच्छा देखिए, दूसरी चीज़ देखिए, कुछ कुछ बच्चे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, वरना वो साफ साफ कह रहा है कि आपका यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा। बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट प्रीव्यू द एप्लीकेशन टू इंश्योर दैट, भरने से पहले भाई एक बार देख लेना कि सब चीज़ें भर गई हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो उसको देख लीजिएगा, अगर बाई चांस कोई चीज़ लेफ्ट तो रह गई वहाँ पे, अब बाद में आप लोगों को ध्यान नहीं आया और आपका फॉर्म फिल हो गया, तो वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप क्लियर करके चलिएगा, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें देखने लायक चीज़ें है नहीं और कि आप लोगों को करना पड़े। मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया जो मेजर मेजर चीज़ें थी। एग्जामिनेशन फीस आपको बता दिया मैंने क्या रहेगा। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, बस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है, जो कि 500 रुपये उनको देना पड़ेगा, है ना। और देखिए, मोड ऑफ पेमेंट आपका पता है कि ऑनलाइन है, इसके थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग इसको पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, क्लोजिंग डेट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है। देखो, 9/1/2021 से पहले पहले प्लीज ये फॉर्म भर दीजिएगा। 19 तारीख से फॉर्म बनने लगे और 9 तक भरे जाएंगे। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, देखो, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट बाई, जो 9 तारीख से पहले पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, उसके बाद में नहीं, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट्स वुड बी एक्सेप्टेड एज पर द गवर्नमेंट, आपका यहाँ पे जो भी SC OBC का जो भी आपका बनता है, या EWS का जो भी बनता है ना, आपके पास में है तो वो सब कुछ यहाँ पे लगेगा, है ना। सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं आपको ऑब्टेन करके रखना है आपकी यूनिवर्सिटी से। तो इतना कुछ इसमें मेन चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, तो वो कह रहा है कि द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट वेरियस वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू हिज हर सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी बाई, तो प्रोविजनल रहता है, उसके बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाता है भाई, ठीक है। तो it is found that a candidate does not fulfill any of eligibility condition or has provided any false information, submitted fake documents, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और चीज कह रहा कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ OBC कैटेगरी शुड इंश्योर दैट दे बिलोंग टू OBC कैटेगरी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट एज पर द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका जो OBC किया आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह उसको भरिएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की तरह। एंड डू नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, और किस में बिलोंग ना करता हो भाई, क्रीमी लेयर में बिलोंग ना करता हो। तो ये स्पेशल जो ये वाला आपको पास में पैराग्राफ दिया हुआ है, ये OBC की से रिलेटेड है, इसको आप एक बार जरा गौर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो फॉर्म था ये आ रखा आप लोगों का, ये पूरा का पूरा देख लीजिए आप इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये यू वाले में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखो, मैट्रिक वाला, 12th वाला, डिग्री, पोस्ट डिग्री वाला आपके पास में, है ना। अगर आपने EWS भरा है तो EWS का हो जाना चाहिए आपके पास में।
NOC अगर जो रहेगा डिपार्टमेंटल वाला वो कर सकता है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं। और वार्निंग भी दे रखी है कि इट हैज बीन नोटिस देयर द सम अनस्क्रूपुलर एलिमेंट। अब बाद में आपको पता है कि फ्रॉड वगैरह होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है मेरे अकॉर्डिंग। तो जो लोग SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जरूर इसको भरें। जिन लोगों की मैथ्स कमजोर है वो लोग इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ्स एवरेज आती है। अब बात करूं मैं आपकी इसकी सैलरी की, तो ये लगभग आपके पास में देखिए 44 होता है। लेकिन आपके पास में अगर 20% अलाउंसेस जुड़ जाए तो ये करीबन आपके 60 से ऊपर करीबन बन जाता है। तो जॉब बहुत अच्छी है। देखिए 2017 में जितने लोगों का भी पेपर हुआ था वो सारे सेलेक्टेड हैं। उन लोगों को ले लिया गया, परमानेंट कर दिया गया। तो ये दिमाग भी आप हम अपने दिमाग से हटा दीजिएगा इस बात को, कि टेम्पररी होता है। और बहुत ही अच्छा है, आप लोग तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो, है ना। तो ये मोटा मोटा जो फॉर्म में था, अगर किसी को अब भी कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। और मोटा मोटा बात करो तो थोड़ा रिस्की जॉब होती है ये, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। ऑल ओवर इंडिया आपको पोस्टिंग मिलती है, 60+ की आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो एक टेम्पररी बेस कुछ टाइम के पीरियड तक होता है, जिसमें आप काम करेंगे और देखेंगे कि ये जो वर्कर है, हमारे जो एम्प्लॉय है, ये इसका काम कैसा है, वर्क प्रोफाइल देखेंगे आपका पूरा 2 साल का। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आपके साथ आगे भी काम करना चाहेंगे। अगर नहीं लगेगा तो वो आपको मना कर देंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भरिए, तैयारी करिए, एग्जाम निकालिए। क्योंकि जब तक मुझे लगता है कि इसका पेपर जो होगा, अगर आप अभी जनवरी तक फॉर्म भरेंगे तो लगभग मार्च तक इसका पहला Tier 1 हो जाएगा, है ना। मार्च तक Tier 1 हो जाएगा। और मार्च के बाद अगर मैं बात करूं तो मार्च से शायद 2 महीने का गैप लगाओ, या 1.5 महीने का लगभग लगा लो, तो अप्रैल या मई तक क्या हो जाएगा, मई जून तक इसका क्या हो जाएगा, Tier 2, है ना। Tier 2 हो जाएगा। और फिर आप सितंबर अक्टूबर तक लगा लीजिए कि इसका लगभग क्या हो जाएगा, आपका Tier 3 हो जाएगा। तो मतलब ये साल तो पूरा इसका रिक्रूटमेंट में ही चलेगा, जो भी आपका प्रोसेस है। पर आपको ज्वाइनिंग क्या मिल जाएगी, नेक्स्ट ईयर जल्दी मिल जाएगी। तो जितने